मैं सद याकूब आप जन दोस्तों आपका हमारा अपना एक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों वीडियो में 42 बिलियन बैगिंग इंडस्ट्री हाँ सच है ये बात तो। इन पाकिस्तान हो पाकिस्तान एक्सपोज पाकिस्तान पूरा पूरा बैगर बैगर क्योंकि हमारा वज़ीर आज़म एक समझ लें कि भिखारी है बैगर है बैगर काउंट भी चूज है उसे खैर देखते हैं शाबाश साहब। साथ वहाँ लगाएं शराज शबाश देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं सैयद मुजम्मिल शाह का वीडियो है और बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो है। 42 बिलियन बेगिंग इंडस्ट्री एक्सपोज्ड। पाकिस्तानी बेगर्स इन सऊदी अरबिया, यूएई और भी कई जगहों पर है। चलिए देखते हैं भाई कि भिखारी मुल्क के बारे में और भिखारियों के बारे में, वहां के भिखारियों के बारे में क्या बताया जा रहा है। मुआशी तौर पर पाकिस्तान पर यह तनकीद की जाती है कि पहले रोज़ से हमने कारखाने नहीं लगाए, ना हमारी कोई मसनूआत थी, ना हमने कुछ एक्सपोर्ट किया, ना इंडिजिनस किसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया। तो आज इसको गलत साबित करते हैं। उसकी वजह है कि एक इंडस्ट्री पाकिस्तान में ख़ासी थ्राइव कर रही है जिसके ऊपर शायद बहुत से लोगों का ध्यान गया भी ना हो, और उस इंडस्ट्री का नाम है बैगिंग इंडस्ट्री, यानी कि भीख मांगने की इंडस्ट्री, भीख मांगने की फैक्ट्रियाँ। आपको याद होगा पिछले साल गज़नफ़र हुसैन नामी एक भिखारी जड़ांवाला से गिरफ़्तार हुआ था जिसके अकाउंट से 3 करोड़ रुपए निकल आए थे। ठीक है, साथ साथ मुल्तान से भी एक शौकत नामी आदमी गिरफ़्तार हुआ या नोटिस पे आया जिसने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवाई हुई थी अपनी, और जब उससे पूछा कि तुम करते क्या हो तो उसने कहा भीख मांगता हूँ, काफ़ी सालों से मेरा ये प्रोफेशन है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे डॉक्टर शाजिया नामी एक ख़ातून के इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं जिसने ये कहा कि मेरी एक फ़ैमिली में शादी हुई जिनका बड़ा लग्जेरियस लाइफस्टाइल था। दे यूज़ टू लिव इन मैसिव मैंशंस और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी उनके पास। तो मुझे कभी समझ नहीं आई कि वो करते क्या हैं। तो एक दिन मुझे आइडिया हुआ कि वो सब बैगिंग का एक नेटवर्क चला रहे हैं, भीख मांगने का। ये वो कहानियाँ हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि शायद ये इंडस्ट्री इतना रेवेन्यू और इतना पैसा कमा रही है जितना मुझे और आपको शायद अंदाज़ा था ही नहीं। और मुझे तो एक और इंटरव्यू याद है, एक उसमें लड़की थी पाकिस्तान की और वो शायद मलेशिया में रहती है, कहाँ रहती है, और उसने भी यही बताया था कि उसके पास घर है, गाड़ी है, घर मतलब बंगला है, सब कुछ है, फ्लाइट से आती जाती है, और ये सब उसने भीख मांग कर हासिल किया है। सुनिए। लाइबा, मुझे ये बताएं, आप मलेशिया में रहती हैं? जी। तो पहले ये बताएं मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर। ये पक्की बात है? जी जी। भीख मांगती कैसे थी? क्या बहाना करती थी? क्या सारा करती थी? ना बीना बनकर, हाथ में किताब पकड़कर और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी। तो भाई अब आप ये सोचिए कि इतनी आसानी से, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं है, भीख मांगिए और ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए। तो पाकिस्तानियों को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? पाकिस्तानियों को इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। उनकी जेब में पैसे होने चाहिए और जब वो मन करे पैसे उड़ाने, और बस मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े। और भीख मांगने से बेहतर और कोई काम हो नहीं सकता। तो उसके लिए एक रिपोर्ट जब मेरे सामने आई तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये हो कैसे सकता है। दोबारा कंफर्म किया तो डॉन ने भी ये रिपोर्ट छापी हुई थी जो पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल इंग्लिश पेपर्स में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं, यानी कि तकरीबन 4 करोड़ लोग इस पेशे से मुंसलिक हो चुके हैं 24-25 करोड़ के मुल्क में। सही है। इसके साथ साथ आपने ख़ुद एक्सपीरियंस किया होगा, आप किसी भी पाकिस्तान के शहर में चले जाएं इस वक्त, बड़े शहरों की मैं अगर बात करूं तो इस्लामाबाद हो, इस्लामाबाद में थोड़ा कम है वैसे, लेकिन लाहौर हो, कराची हो, आपके लिए सड़क के किनारे गाड़ी रोक के कोई काम करना अजाब बन जाता है, क्योंकि चारों तरफ से, गाड़ी की चारों विंडोज़ की तरफ से ना आपको लोग आकर नॉक करना शुरू कर देंगे, पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। सिग्नल पे रुकोगे अजाब बन जाएगी ज़िंदगी। कोई गाड़ी में बैठ के कोई बात कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, पैसेंजर, ड्राइवर नहीं,
उसके लिए अजाब बन जाएगा कि गाड़ी नॉक होती जा रही है। तो ये इतने बड़े नंबर में इनके नेटवर्क्स फैल चुके हैं कि पाकिस्तानी लोग मुझसे इत्तफाक करेंगे कि ये दर्द सर बन चुका है, ठीक है। और उसकी वजह ये नंबर है कि अगर 4 करोड़ के करीब लोग ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है दे आर एवरीवेयर एंड आउट ऑफ कंट्रोल एज वेल। साथ साथ ये कि पर डे कलेक्शन इस रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि भिखारी एक दिन में कितना पैसा कमा लेते हैं मुख्तलिफ़ शहरों से, इसका डाटा ये बताता है कि सबसे ज़्यादा नोट जो छाप रहा है ना भिखारी पाकिस्तान में, वो कराची में है। 2000 रुपये एक दिन की एक बैगर की कलेक्शन है, यानी कि महीने का 60,000 रुपये कमाता है वो, ठीक है। दिस इज़ मोर देन मैनी इंजीनियर्स इन दिस कंट्री एंड मैनी एमफिल स्कॉलर्स इन दिस कंट्री, जिनकी पहली तनख्वाह भी इतनी नहीं होती माशाल्लाह। लाहौर में एवरेज पर एक बैगर यानी कि एक भिखारी 1400 रुपये रोज़ के कमा लेता है, थोड़े से कम कराची से। इस्लामाबाद में इस रिपोर्ट के मुताबिक एक भिखारी 950 रुपये कमाता है एक दिन के, यानी कि इस्लामाबाद वाले लोग ज़रा बेहतर तर्ज़ अमल इख्तियार करते हैं, पैसे कम देते हैं भिखारियों को। और उसकी एक और वजह भी है, सड़कें जितनी ख़राब है ना जिस शहर में, उतने ही ज़्यादा बैगर्स वहाँ पर हैं और कमा रहे हैं, क्योंकि सिग्नल्स नहीं हैं, ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं है। इसीलिए कहीं भी खड़े हो जाओ, रोड ब्लॉक कर दो, गाड़ियों की स्पीड स्लो हो जाएगी, मांगने के लिए आ जाओ। तो इसीलिए कराची की सबसे बदतरीन सड़कें हैं असल में, तो वहाँ बैगर ज़्यादा कमाता है, उससे कम लाहौर में और उससे कम इस्लामाबाद में। तो ये एवरेज बनती है मुल्क के तमाम बड़े शहरों की 850 से 900 रुपये की कलेक्शन। एक भिखारी ऑन एवरेज पाकिस्तान में बड़े शहरों में अगर वो अपना धंधा चला रहा है तो वो 900 रुपये के करीब एक दिन के कमा लेता है। अब इस लिहाज से 38 मिलियन से इस रिपोर्ट ने जब रेवेन्यू निकालने की कोशिश की तो आपको यकीन नहीं आएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे एवरी सिंगल डे एक भिखारी जो बाहर निकलता है फील्ड में, अगर उन तमाम की कलेक्शंस को मिला लिया जाए तो 32 अरब रुपए भिखारी पाकिस्तान में रोज़ कमा रहे हैं। बेगर्स इन दिस कंट्री, दोबारा सुने, आर अर्निंग ₹32 बिलियन एवरी सिंगल डे, ठीक है। एनुअली ये बनता है 117 ट्रिलियन रुपीस, 117 खरब रुपए की इंडस्ट्री है। यानी कि ये अगर डॉलर टर्म्स में मैं आपको बताऊं, अगर आप इंटरनेशनली इस वीडियो को देख रहे हैं बाहर बैठ के पाकिस्तान से, सो द बेगिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज़ $42 बिलियन पर ईयर, according to the report published by Dawn News, Economic Times and many other international papers as well. लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री, जिसको गोल्ड माइन कहा जाता है, जो काफ़ी पैसा लेकर आई है मुल्क में, वो भी एक साल में $3 बिलियन कमाती है, $3 बिलियन। बैगिंग इंडस्ट्री कितना कमा रही है? $42 बिलियन। दिस इज़ ऑलमोस्ट 14 टाइम्स मोर than IT industry is making per year. So what should I? तो पाकिस्तानियों अब बताओ, अपने बच्चों को आईटी में भेजोगे पढ़ाने के लिए, लाखों रुपए खर्च करोगे या भिखारी बनाओगे? क्या इजी है और किससे ज्यादा पैसे अर्निंग होगी? जाहिर सी बात है भिखारी बनाओ यार। इतना पढ़ाई करे बच्चा, घिस घिस के मर जाए, बढ़िया कॉलेज के लिए बढ़िया फीस दो, लाखों रुपए की फीस भरो, फिर प्लेसमेंट के लिए चक्कर लगाओ, ये करो वो करो, और आईटी इंडस्ट्री कमाती है आपकी $4 बिलियन। और यहां कुछ मत करो, बच्चे पैदा करो, इधर उधर भगाते रहो, उनको भिखारी के काम पे लगा दो, और अर्निंग के लिए उनकी मतलब वो जल्दी अर्निंग भी शुरू हो जाती है। 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा लगा दो, 6-7 साल की उम्र से उसकी कमाई चालू हो जाएगी। और बड़ी इंडस्ट्री है, $42 बिलियन की इंडस्ट्री है पर ईयर की, और कहां आईटी $4 बिलियन की। अब आप बताओ यार, $3 बिलियन की, सॉरी। तो फायदेमंद है कि आप अपने बच्चों को भिखारी बनाएं। पढ़ाना लिखाने से कोई फायदा नहीं है, वरना वही होगा, वो $3 बिलियन की इंडस्ट्री में जाओगे, इधर $42 बिलियन की इंडस्ट्री आपके घर में बैठी हुई है। भिखारी बनाइए, बहुत जरूरी है, प्रोफेशनल भिखारी बनाइए। वैसे तो आप एक्सपोर्ट कर ही रहे हो पूरी दुनिया में भिखारियों को, मतलब इनफैक्ट आप मक्का मदीना में भी आप एक्सपोर्ट करते हो। एक वीडियो में बार बार दिखाता रहता हूं, फिर से दिखा देता हूं, दर्शकों की याद ताज़ा हो जाएगी कि एक पाकिस्तानी नहीं दूसरे पाकिस्तानी को पकड़ लिया, शायद मदीना में था या मक्का में था, जहां भी था, वहां भीख मांगते हुए। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। इस भाई को कोई जानता है? नहीं, इस भाई को कोई जानता है? ये देखो जी, ये पाकिस्तान से आया है,
ये साले हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। इधर देखो भाई, इधर एक मिनट तेरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। साले ये सऊदी अरब में आके मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तो भाई तो बढ़िया इंडस्ट्री है और इस पर काम करना चाहिए आप लोगों को। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करिए जिससे भिखारी ज्यादा से ज्यादा पैदा हो और ज्यादा अर्निंग होगी और कम एज से अर्निंग हो जाएगी। तो आप लोगों की कोठियों में रहना फिर। सो व्हाट शुड आई से, मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि बच्चों को भिखारी बनाएं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बजाय। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान में ये कार्रवाइयाँ इतने खुलेआम चल रही हैं तो आप ये सोच रहे होंगे इसे कोई रोकता क्यों नहीं है। और अगर ये मैं आर्ग्यूमेंट करूं कि इसको बंद होना चाहिए तो लोग कहेंगे कि आपको शर्म नहीं आती कि जो लोग भूखे हैं या खा नहीं सकते आप उनका रोज़गार बंद करना चाह रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी है, ठीक है। 1958 के वैग्रेंसी ऑर्डिनेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो भीख मांगना और अपने बच्चों से भीख मंगवाने के जुर्म की सज़ा 3 साल की कैद है। कितने गिरफ्तार होते हैं? ना होने के बराबर। इसके अलावा पाकिस्तान में डॉन की रिपोर्ट ये कहती है मिलियंस इन पाकिस्तान हैव रिजॉर्टेड टू बेगिंग एज द सोल सोर्स ऑफ इनकम। दे हैव ऑल्सो फॉर्म्ड इंट्रिकेट नेटवर्क्स बियॉन्ड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन ज़्यादा गैंग्स जो ऑपरेट कर रहे हैं, अब गैंग्स क्या हैं? गैंग्स ये हैं कि नेटवर्क्स होते हैं जो इलाके का तयन करते हैं कि किस सड़क पे कितने लोग खड़े होंगे। उनकी शिफ्ट्स होती हैं, उनका पिक एंड ड्रॉप होता है। ये जो हम और आप देखते हैं ना सिग्नल पे किसी के बाल ख़राब हैं, बुरी हालत है, दीज आर डिसगाइज्ड पीपल बिकॉज वो अपनी असल हालत में आपके सामने नहीं आते। मोस्टली 99% उन्हें पिक एंड ड्रॉप दिया जाता है, छोड़ के जाते हैं, रात को लेके जाते हैं, कलेक्शन में आधा आधा बांट लेते हैं। ये हो रहा है आपके और हमारे साथ कि हमारी जेबों से पैसे निकाल के ये नेटवर्क चला रहे हैं यहाँ पे और अपने बच्चों को और नस्लों को इस काम पे लगा रहे हैं। आगे चलें तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये पाकिस्तान में 42 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है, तो फिर अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री मुल्क में हो तो उसकी एक्सपोर्ट्स तो होती हैं। तो इस इंडस्ट्री की भी एक्सपोर्ट्स अब सुन लीजिए कि हम बैगर एक्सपोर्ट किस बड़े नंबर में कर रहे हैं। 30 जुलाई को यानी कि पिछले महीने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स एक सेशन होता है सेनेट का। इस स्टैंडिंग कमेटी को बताया जाता है, कोट एंड कोट कह रहा हूँ, मेरे अल्फाज नहीं हैं, अ स्टैगरिंग 90% ऑफ बेगर्स अरेस्टेड इन फॉरेन कंट्रीज आर पाकिस्तानीज, मोस्टली गॉन देयर ऑन पिलग्रिमेज वीज़ाज टू सऊदी अरेबिया, ईरान एंड इराक। दुनिया भर में जितने भी भिखारी रिसेंट ईयर्स में हालिया सालों में अरेस्ट हुए हैं उसमें से 90% पाकिस्तानी हैं। और ये किस तरह बाहर चले जाते हैं भीख मांगने के लिए? पिलग्रिमेज के वीज़ास पे, यानी कि ज़ियारतों पे इराक, ईरान और साथ सऊदी अरेबिया चले जाते हैं हज और उम्रे के लिए और वहाँ जाके ये हरकत करते हैं, ठीक है। और ये सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग दी गई है, मेरी तरफ से नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो सेक्रेटेरिएट है उसकी तरफ से। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि अब जापान में भी ये धंधा शुरू हो चुका है, यानी कि पाकिस्तानी जापान जाकर भीख मांगने का एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। वहाँ पर भी ये केसेस सामने आ रहे हैं। जापानीज़ भी सोच रहे होंगे कि ये नया ट्रेंड जो है हमने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर आकर ये शुरू हो जाएगा। अब होता क्या है कि ये एजेंट्स, जापान से एक वीडियो आया था, मैं वो भी लगा देता हूँ, आपकी यादें ताज़ा होती रहें। उसको भी कोई शूट कर रहा था, वो बाद में देखा कि अरे मुझे शूट किया जा रहा है, तो थोड़ा गुस्सा हो गया। देखिए। और मैं बता रहा हूं, कोई ऐसा देश नहीं है जिसे पाकिस्तानियों ने छोड़ दिया हो जहां जाकर वो भीख ना मांग रहे हो। अब किसी के वीडियो आ जाते हैं कि कई देशों के नहीं आ रहे होंगे, लेकिन हर देश में पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं, ये गारंटी। भारत में भी कहीं कहीं से घुसे होंगे, भीख मांग रहे हैं। एजेंट्स जो कि मोस्टली साउथ पंजाब से ऑपरेट होते हैं, सेंट्रल पंजाब के भी कुछ शहर इसमें इन्वॉल्व हैं, 1-2 शहर कश्मीर के भी रिसर्च कहती है कि सामने आए। ये सारा ख़र्चा उठाते हैं बैगर्स का और उनको टिकट्स करवा के देते हैं, वीज़ाज़ लगवा के देते हैं। और डील ये होती है कि आपने बाहर जाना है, एक उनको टारगेट देते हैं कि इतने पैसे कमा के लाने हैं हर सूरत भीख मांग के, और जब वो वापस आएंगे वीज़ा एक्सपायर होने के बाद तो 50-50% होगा। तो एजेंट आपकी टिकट के पैसे देगा, बाहर भेजेगा, कलेक्शन का आधा वो अपनी जेब में डालेगा। ये है नेटवर्क, ठीक है। और इसके साथ साथ ये है
कि 2023 में भी FIA की तरफ से तकरीबन 16 भिखारियों को मुल्तान की एक फ़्लाइट जो कि सऊदी अरब जा रही थी उससे अरेस्ट किया गया। अब FIA काफ़ी एक्टिव है आजकल, जिसकी मैं तारीफ़ करूँगा कि दे आर डूइंग द राइट थिंग, बट इसको एक अलार्मिंग स्केल पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा 2024 जुलाई में यानी कि पिछले महीने 2000 पासपोर्ट गवर्नमेंट ने ब्लॉक किए हैं और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए हैं उन लोगों के जिसका ताल्लुक़ इस नेटवर्क से पकड़ा गया है, जो बाहर गए और बाद में डिपोर्ट हुए या वापस आए, आइडेंटिफाई हो गए। तो 2000 तो सिर्फ पिछले महीने पकड़े हैं, तो आप हिसाब लगाइए कितने बड़े नंबर में ये काम हो रहा है। और मोस्टली ये फ़्लाइट्स जिसमें ये लोग सवार होते हैं वो ज़्यादा जाती हैं मुल्तान से, क्योंकि वहाँ शायद स्क्रूटनी कम होती है, इसीलिए वो वहाँ का इंतखाब कर लेते हैं। इसके साथ साथ एक बड़े फ्लाइट से याद आया, पाकिस्तानी तो फ्लाइट में भी भीख मांगना चालू कर देते हैं। अब आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, वो भी आपको दिखा देता हूं कि देखिए फ्लाइट में कैसे भीख मांगी जाती है पाकिस्तानियों के द्वारा। देखिए दोस्तों प्यारे, मैं मंगन वाला नहीं है, दरअसल मेरे हालात खराब ने, ਅਸੀਂ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 71 ਗੁਣਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੈ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਜੀ। ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ नहीं जा रहे, लाहौर का पावा कर रहा हूं मैडम जूस में। मैंने बोला ना, 1 इंच जगह भी नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तानी, अगर उन्हें मौका दे दिया गया वो भीख मांग ही लेंगे वहां पर, क्योंकि सबसे इजी काम है, इजी मनी है, आराम से पैसे मिल जाते हैं। बड़े नंबर में पिक पॉकेट्स यानी कि जेब जो काटते हैं उन लोगों को जो पकड़ा गया अनफॉर्चुनेटली हरम के आसपास और साथ साथ होली साइट्स के आसपास, उसमें भी पाकिस्तानियों का नंबर बहुत बड़ा था। साथ साथ 12 अगस्त 2024 इस महीने यौम आज़ादी से 2 दिन पहले FIA ने इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से 6 लोगों को अरेस्ट किया। वो भी उम्रा करने जा रहे थे और इंटेलिजेंस बेस्ड अरेस्ट हुआ ये कि आइडिया हो गया कि ये भी भीख मांगने जा रहे हैं, नेटवर्क पकड़ा गया, ठीक है। साथ साथ ये कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये बताया है कमेटी को कि पिछले 2 सालों के अंदर, इन 2 ईयर्स ओनली, हमने मुख्तलिफ़ फ़्लाइट्स पर छापे मार के 44,000 लोगों को ऑफलोड किया है। अब अगर आपको लग रहा है ना कि ये हवाई कहानी है कि इतने ज़्यादा बैगर्स पाकिस्तान में हो ही नहीं सकते, तो आप ये इनके अपने स्टैट्स देखिए इंटीरियर मिनिस्ट्री के, कि उन्होंने सिर्फ 44,000 लोगों को तो पिछले 2 सालों में ऑफलोड किया है कि वो भीख मांगने जा रहे थे, पहले पकड़े गए, ठीक है, सस्पिशन की बुनियाद पर भी किया है। साथ साथ ये कि अभी सेनेट कमेटी को ये भी बताया गया कि सऊदी अरेबिया से एक अग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान का, जिसके तहत सऊदीज़ ने कहा है कि तुहानू खुदा दा वास्ता है, ये मज़ीद बैगर्स यहाँ ना भेजें और लेस स्किलफुल लोग भी यहाँ ना भेजें। एक एग्रीमेंट हुआ है, ये भी सेनेट कमेटी को बताया गया। मैं अपनी तरफ से कहानी नहीं सुना रहा, तो वो भी तंग आके हाथ जोड़ रहे हैं कि इनको रोक लें किसी तरह, ठीक है। बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स भी इस पे बात कर चुके हैं कि सऊदी अरेबिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे बैठ के भीख मांगी जा रही है, और जब पूछो तो पाकिस्तानी है, कैमरे के सामने आने के बाद भाग जाते हैं। साथ साथ सेनेट कमेटी को सिर्फ बैगिंग के हवाले से नहीं बताया गया, अनफॉर्चुनेटली ये भी बताया गया कि पाकिस्तान की लेबर फोर्स जो कि UAE की लेबर फोर्स का 15% बनता है, ये ख़बर तो टीवी पे भी चली है, ठीक है। 15% लेबर फोर्स है टोटल UAE में पाकिस्तान की, लेकिन जो लेबर फोर्स UAE में क्राइम करती है उसका 50% पाकिस्तानीज़ ने किया। उन क्राइम्स में मोस्टली जो इश्यूज़ थे ना वो सिविक क्राइम्स थे, यानी कि ये ऑन रिकॉर्ड है सेनेट कमेटी को जो बताया गया कि UAE की अथॉरिटीज़ ने कंसर्न शो किया है कि मोस्ट ऑफ दीज पीपल वर फिल्मिंग वुमेन विदाउट देयर कंसेंट, कि उनसे पूछे बगैर उनकी वीडियोस बना रहे हैं। स्पेस देने का इशू समझ नहीं आता, कैट कॉलिंग हो रही है। उन्हें लगता है ये भी अनारकली बाज़ार है जहाँ हलवा लिखा होगा सूट के ऊपर, तो जाके दबोच लोगे लड़की को और कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। तो चूँकि अनफॉर्चुनेटली हम ट्रेन ही नहीं करते अपने माइंड्स को, और वो बाहर जाके सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब करना शुरू हो जाते हैं, तो ख़वातीन की वीडियोस बनाने की जो वायलेशंस हैं उसमें बेशतर पाकिस्तानी वहाँ पर हैं, और ये बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानियों में। और ये जहाँ जाते हैं अपने मुस्लिम बिरादरान कंट्री में भी जाएंगे वही करेंगे। टर्की में
टर्की वालों ने तो बाकायदा पिछले 4 साल से ना गेट आउट पाकिस्तानीज मुहिम चला रखी है। सैकड़ों की संख्या में वहां से डिपोर्ट किए जा चुके हैं पाकिस्तानी। बच्चियों की वीडियो बनाते हैं, लड़कियों की वीडियो बनाते हैं। अरेस्ट किए जा चुके हैं पाकिस्तानी, ये सारे स्क्रीनशॉट लगाएं, देखते रहिएगा। किए जा चुके हैं पाकिस्तानी टर्की। गैंग्स चलाते हैं पाकिस्तानी, किडनैपिंग गैंग्स चलाते हैं टर्की में। अब आप सोचिए कौन आपको घुसने देगा? आप इसके साथ साथ अगर देखा जाए पाकिस्तान का प्रेजेंट डाटा जो बताता है, जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान 2023 की रिपोर्ट है कि 14,000 पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ जेलों में हैं उसमें से 58% यूएई और सऊदी अरेबिया में हैं। अपने इस्लामी भाइयों के ममालिक में जाके ये वायलेशंस करते हैं। इशू ये है कि 12 मिलियन पाकिस्तानी तकरीबन इस वक्त गल्फ़ कंट्रीज़ में एक्सपैट के तौर पे रजिस्टर्ड है। 12 मिलियन। इस 12 मिलियन में सिर्फ 10% स्किलफुल है। 90% अनस्किल्ड लोग बाहर भेजी जा रहे हैं, धड़ाधड़ भेजी जा रहे हैं। 1970s से भुट्टो साहब ने जो आगाज़ किया था कि जाओ बाहर सड़कें बनाओ, तारें ठीक करो, मज़दूरियाँ करो, रोटियाँ पकाओ, अभी तक उसी स्टेज पे खड़े हुए हैं कि अपनी वर्क फोर्स को ट्रेन ही नहीं कर पाए। और स्किल कोई हो या ना, एक अच्छा शहरी बनाने पे भी तवज्जो नहीं दे सके। ठीक है, मोस्टली इस 12 मिलियन की जो मैं बात कर रहा हूँ, फॉर द मोस्ट पार्ट इसमें कौन लोग हैं? लेबरर्स हैं, मज़दूर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, कुक, वेटर। ठीक है, इसके अलावा हर वो काम जिसमें कोई हाई लेवल का स्किल नहीं चाहिए, वाइट कॉलर नौकरियां नहीं करते। तो जब इस तरह के लोग आप बाहर भेज रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको एक्सेप्ट कर लेगी? इसी सेनेट की कमेटी को ये बताया है, ओवरसीज़ की मिनिस्ट्री की तरफ से ये बताया गया है कि अब फॉरेन एम्प्लॉयर्स यानी कि सऊदी अरेबिया हो या दुबई हो, अबू धाबी हो, यूएई की बात कर रहा हूँ, वो अब रिप्लेस कर रहे हैं पाकिस्तानियों को विद बांग्लादेशीज़ एंड इंडियंस। 2 वजूहात की बिना पे। नंबर 1, स्किल नहीं है पाकिस्तानियों में। नंबर 2, इन क्राइम्स की वजह से, इन डिसेंसी की वजह से डाउट है और क्रेडिबिलिटी का इशू क्रिएट हो गया। अब हमने और आपने तो कुछ नहीं किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द पासपोर्ट दे आर कैरिंग आउट देयर इज़ रिप्रेजेंटिंग द होल कंट्री एंड दे आर डिस्ट्रॉइंग द क्रेडिबिलिटी। इसी वजह से एडेड स्क्रूटनी है यूएई की तरफ से। कोई ऐलान नहीं किया गया, ना वो करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट। दे डोंट वांट टू लूज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान। बट ये आप जाके किसी भी वीज़ा एजेंट से पता कर लें कि कितनी एडेड स्क्रूटनी है स्टेज पे दुबई के वीज़ाज़ के लिए, चाहे वो मॉनिटरी स्क्रूटनी हो कि बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है, बाकी चीज़ें करनी है। वीज़ा रिजेक्शन का नंबर देख लें कितना है, आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अनअनाउंस्ड चीज़ें हो रही हैं। ये सारा कुछ इसीलिए है कि हम जो ये भीख मांगने के लिए लोगों को बाहर भेज रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी का ही नाम बदनाम होना शुरू हो गया क्योंकि हमने तवज्जो नहीं दी इस पे। ठीक है, अगर मुल्क के अंदर 38 मिलियन बैगर फिर रहा है जो कि 42 अरब डॉलर की इंडस्ट्री चला रहा है, तो उसको बाहर जाने से भी आप 90% रोक लोगे, 10% भी निकल गया अगर, कितनी स्क्रूटनी कर लेंगे आप? वो बाहर जाके यही करेगा। फिर एक और पाकिस्तान में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आया पिछले 3-4 साल में, जिसका नाम है तब्दीली की रेवोल्यूशन। इस तब्दीली की रेवोल्यूशन ने बची खुची जो हमारी साख थी वो भी तबाह कर दी। चार्ज करके लोगों को हाफ बेक्ड रेवोल्यूशनरी बना के बाहर भेज दिया, वहाँ जाके आगे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद एहतजाज हुआ, इस्तांबुल में 24 पाकिस्तानी अरेस्ट किए। टर्की ने कहा कि ये गंद अपना यहाँ से निकालो, बेशक अर्तुगरुल हमने बनाया लेकिन यहाँ आज़ाद नहीं कराना, उसको वापस जाओ। ठीक है, इसके साथ साथ ये कि यूएई के अंदर एहतजाज हुआ, वहाँ पर अथॉरिटीज़ ने वार्न किया कि बिल्कुल परमिशन नहीं है इसकी, यहाँ नहीं हो सकता। सही है, सऊदी अरेबिया के अंदर हरम के अंदर नारे लग गए। ठीक है, अभी रिसेंटली भी मैंने देखा है किसी शायद कोई पॉलिटिशियन है या कौन है, उसको अरेस्ट किया गया है। काबा के सामने खड़े होकर वीडियो बना के खान साहब को रिहा कर दो और ये कर दो। तो इन एक्टिविटीज़ ने जो बाकी बचा था वो भी बर्बाद कर दिया। लंदन में आप देख लें, आप सड़क पे अगर चल नहीं सकते, अगर आपने ज़िंदगी में कभी तौहीन इमरान खान की है तो
अगर ये कर दिया ना आपने, तो आप सड़क पे अगर वॉक करेंगे, आपके पीछे स्ट्रे एनिमल्स की तरह लोग आएंगे, आवाज़ें मारते हुए, वीडियोस बनाते हुए, गालियाँ देते हुए घर तक छोड़ के आएंगे आपको। और यूके के नेबरहुड्स में गोरे सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि भाई ये क्या इंपोर्ट कर लिया हमने। तो बाकी कसर जो है वो इन लोगों ने निकाल दी। तो अब चीज़ ये है कि पाकिस्तान में सबसे पहले तो डिस्करेजमेंट लोगों की तरफ से होनी चाहिए, भिखारियों की, उसके बगैर कुछ ठीक नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, एक डिस्कोर्स शुरू होना चाहिए कि इनको अरेस्ट किया जाए, मैस स्केल के ऊपर इनके नेटवर्क्स को पकड़ा जाए, जिन बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है उन्हें पकड़ा जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा पासपोर्ट पहले ही दुनिया के टॉप 3-4 वर्स्ट पासपोर्ट्स में आता है। इसके साथ मज़ीद जुल्म होने से बचाइए, मज़ीद इंटेलिजेंस ऑपरेशन करिए। FIA जो काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, इसको मज़ीद तेज़ करना पड़ेगा। इन नेटवर्क्स को पकड़ना पड़ेगा जो रिपीटेडली इन लोगों को ढूंढ के बाहर भेजते हैं। शहरियों को डिस्करेज करना पड़ेगा कि इन्हें पैसे ना दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि स्किल देना पड़ेगा शहरी को, ताकि वो बाहर जाए तो कोई ऐसा काम करे जिससे एक कौम का इमेज ख़राब ना हो, किसी की जेब ना काटे, भीख ना मांगे। थैंक यू। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। एक बात बताइए, क्या यह पॉसिबल है पाकिस्तान में? नहीं है। आप उनको स्किल देंगे, स्किल कौन देगा? स्टेट की जिम्मेदारी। और अगर स्किल देने के लिए इंफ्रा लगाएगा स्टेट, तो उसमें पैसे खर्च होंगे। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। आप इनका माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे? माइंडसेट चेंज करेंगे एजुकेशन देकर। एजुकेशन देने के लिए आपको पता ही होगा, पाकिस्तानी को ज्यादा बेहतर पता है कि एजुकेशन का बजट इस बार कितना दिया गया आपको। एजुकेशन देने के लिए आपको स्कूल्स बनाने पड़ेंगे, उसमें टीचर्स रखने पड़ेंगे, अच्छे टीचर्स रखने पड़ेंगे, इंफ्रा बनाना पड़ेगा। अगेन, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है को इतना इंफ्रा खर्च करे एजुकेशन। और पाकिस्तान की सरकारें कभी ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसमें से कट भी तो जाते होंगे। इन्हीं नेताओं के पास इनका हाथ होगा, इनके पीछे। क्या नेताओं को नहीं पता है कि $42 बिलियन की इंडस्ट्री है? नेता, क्रिमिनल्स, बड़े बड़े गैंग लीडर्स, पुलिस ऑफिसर शामिल होंगे, आर्मी के बंदे शामिल होंगे, सबका कट फिक्स है। वरना इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, $42 बिलियन की इंडस्ट्री। एक साल में आप 1-1 बिलियन के लिए IMF के पास जा रहे हैं, वो तो इसमें से अच्छा खासा कट लेते होंगे। वरना अगर कट नहीं मिल रहा होता तो ये इंडस्ट्री चलती नहीं। भारत में भी भिखारी, और भारत में भी ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह चलता है। हो सकता हो पाकिस्तान से बड़ी इंडस्ट्री हो भारत में, लेकिन भारत में एक तो लोगों ने कम किया। जैसे मैं कभी पैसे नहीं देता। मैं कई अपने दोस्तों को जानता हूं जो बिल्कुल पैसे नहीं देते। अगर वो कहते हैं कि भूख लगी है, ये लगी है, वो लगी है, तो खाना दे देंगे, पैसे नहीं देंगे। भारत में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन भारत में भी गड़बड़ियां हैं इसको लेकर। लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो ये ठीक हो जाएगा। और खैर, पाकिस्तान तो भाई, जब PM कहता है कि बेगस कांट नॉट चूज अस, तो क्या करें, पाकिस्तानी बेचारे मजबूर है इसके लिए। तो भिखारिस्तान बढ़िया है यार। कमेंट करके आप बताइए दोस्तों। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। कितने 44,000 एक वीडियो पर मुझे डाउट है। लोग सर ने वैसे लगा दिया, वो गलत हुआ, वो गलत है। जो वो थे ना अख्तर लॉर्ड द पावर अख्तर लावा, जो एरोप्लेन में मांग रहा था, वो जस्ट उसने एक टिकटॉक बनाने के लिए अपनी वीडियो बनाई है। वो नाम वो मांगने वाला, वो बड़ा घर से बड़ा तगड़ा बंदा है, और वो सोशल मीडिया की एक्टिंग देख चाहिए थी ना। हाँ, लोग सर इस यहाँ आगे गलत साबित होते हैं। वो मांगने वाला नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, वो मांगने वाला नहीं है। यहाँ लोग सर आप टिकटॉक बना रहा होगा। मेरा ये क्लिप लोग सर तक पहुँचा दीजिएगा, वो करेक्शन कर लें। वो मांगने वाला नहीं है, वो टिकटॉकर है, बहुत मशहूर है। अख्तर लावा, लॉर्ड द पावा अख्तर लावा, बहुत मशहूर टिकटॉकर है, और वो मांगने वाला नहीं है। वो जस्ट अपनी एक वीडियो बना रहा था, वैसे जस्ट चिल के लिए। वो मांग नहीं रहा था, वो एक मांगने की एक्टिंग कर रहा था। तो अब टिकटॉक वीडियो बनाओ अपनी अकाउंट पर लगाने के लिए। तो क्योंकि ये उस वक्त बनाई थी जब
नवाज शहबाज शरीफ ने कहा था बेगर्स कांट बी चूजर्स। हाँ तो डायलॉग भी तो वही है हाँ ना। डायलॉग भी और में वही है कि मैं मांगने जा रहा हूँ तो मदरसा बना रहा हूँ, तो वो जस्ट एक ही डायलॉग है। यहाँ आप आलोक सर आपने एक गलत सबूत दिया है, इसको करेक्ट करें। खैर पाकिस्तान भिखारी एक्सपोर्ट करता है, जिस तरह वो मुजम्मल बता रहा था कि एक पकड़ा गया है भिखारी, उसके अकाउंट से 3 करोड़ निकला। एक वो कह रही थी वो एंकर नाम ले रहा था कि उसकी शादी किसी बड़े घर में हुई, उनके पास वो आम लड़की थी तो नहीं कोई थी पर्सनालिटी बड़ी थी, बड़ी मतलब कोई शो बिजनेस के रिलेटेड या कुछ। उसने कहा कि मुझे लगता था कि जो मेरा ससुराल है बहुत बड़ा उनका कारोबार है। तो कहा मैंने कहा कि अरसा और गया काम ये क्या करते हैं, तो उसने कहा फिर मुझे पता चला ये तो मांगने वालों का नेटवर्क चलाते हैं तो वहाँ से पैसा मेरे कमाते हैं। भाई आपको क्या लगता है ये मांगने वाले ऐसी सड़कों पर अपने लड़कों को छोड़ देते हैं अपनी औलाद को? बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका। भाई जी इनके ठेके उठाए जाते ठेके होते हैं ऐसे। हुकूमत के साथ लिंक होते हैं इनके मेरे भाई। क्योंकि पाकिस्तान में सारी बात है स्किल्स सिखाने के लिए यूनिवर्सिटीज चलानी पड़ती हैं, अदारे चलाने पड़ते हैं, तो अदारे चलाने के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है। फंडिंग हमारे पास है नहीं, तो हमने सबसे मुजम्मल भाई के मुताबिक हमने अगर किसी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ग्रो किया। एक नाम छोड़ रहे हैं मुजम्मल भाई शहर का, हमारे फैसलाबाद का। हमारे फैसलाबाद में भी मेरे भाई शायद हो सकता है लाहौर से ज़्यादा भिखारी यहाँ पर हो सकता है, बहुत बेकार। क्योंकि हमारी जो दुकानें हैं ना मार्केट में मेरे भाई कभी कभी हम जाते हैं तो वहाँ सड़क क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप मोटरसाइकिल पर आएँ या गाड़ी पर आएँ तो आपको सड़क क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा फैसलाबाद की एक और मशहूर चीज़ है, यहाँ पर नशा अगर लोग बहुत ज़्यादा आम नशई जो लोग हैं वो आपको बहुत मिलेंगे, दूसरे शहरों की निस्बत मुझे लगता है यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे फैसलाबाद में। अच्छा एक वो और एक वो जापान में जो मांग रहा था, अब उसके बारे में ये नहीं मुझे समझ आ रही कि वो आलोक सर को कैसे पता चला कि वो पाकिस्तानी है। उसने नाम बताया या वीडियो के बारे में बताया? मेरा ये क्वेश्चन है, वो जो जापान के अंदर वीडियो खुफिया लोग उसकी बना रहा था, तो आलोक सर को कैसे पता चला कि वो पाकिस्तान है? अच्छा मांगने की बात करो तो इंडिया में क्या कम होंगे लोग? जितनी बड़ी संख्या है इंडिया में भी है, इतनी बड़ी तादाद है यार। इंडिया में भी मांगने वाले हैं, इंडिया में भी मांगने वाले हैं, ये नहीं कि इंडिया में मांगने वाले नहीं हैं। लेकिन वो जापान वाली वीडियो और अख्तर लावा लाहौर द पावा अख्तर लावा, ये दोनों वीडियो पर मुझे डाउट बेटा अख्तर लावा पर तो मुझे यकीन है ये लोग ने गलत एक सबूत दिया, क्योंकि वो एक टिकटॉकर है और उसने टिकटॉक लिए वीडियो उसके टिकटॉक अकाउंट पर भी मैंने देखी थी आई थिंक। हाँ तो ये टिकटॉकर है, वो मांगने वाले नहीं, वो जस्ट टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहा था। और जापान वाले का भी मुझे डाउट है कि लोग सब कैसे पता चला कि ये पाकिस्तान। हाँ मुझे सऊदीया के अंदर वो पकड़ा या देखे गए वो मैं इससे ये इनहराफ नहीं कर रहा कि पाकिस्तान के अंदर मतलब मांगने वाले, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मंगतों की, पाकिस्तान का पूरा मंगता है, पाकिस्तान के वजीर मंगते, पाकिस्तान का वजीर आज़म मांगने वाला कटोरा लेकर, पाकिस्तान पूरी मांगने वाला, जिस घर का सरबराह मांगने वाला, तो बाकी छोटे मांग भी लेते तो इसमें क्या आ रहा है। फिर वो कंपैरिजन कर रहे थे हमारे पाकिस्तान की आईटी की और इन मांगने वालों की सालाना कलेक्शन की, उनकी ज़्यादा है तो 4 गुना ज़्यादा है। तो यही इंडस्ट्री पाकिस्तान में देखा $42 बिलियन की है, मैं तो हैरान हूँ। और आप कभी दरबारों पर चले जाए ना भाई साहब, ये जो बड़े दरबार हैं तो उन पर भी मेरे भाई आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मदीना और मक्का मदीना में बहुत मांगते हैं पाकिस्तानी, उन्होंने तो बाकायदा खाना काबा के सामने कहते हैं मांग लेते हैं कि तुम्हें इस खाना काबा के सामने अल्लाह के घर की कसम में मुझे पैसे देगा। कितनी मरतबा मैंने वीडियो देखी है, पकड़े गए वहाँ नहीं छोड़ते, मतलब तवाफ लोग कर रहे होते हैं, वो घूम रहे होते हैं खाना काबा के गिरद, अल्लाह के घर के गिरद, वहाँ मांग लेते हैं पाकिस्तानी, कहते हैं इसका काबा की कसम मतलब मुझे, और लोगों को मजबूरी बन जाता है। ऐसे ऐसे मतलब इंटेलिजेंट बंदे, IT की तरफ हमने जाना नहीं, वैसे हमें को तरक्की करनी, तो यही दिमाग सारा तो इधर हम लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो शहबाज शरीफ ने खुद कहा वी आर बैगर्स और बैगर्स कौन भी चूजर्स, जब हमने खुद हमारे सरबराह ने कहा कि हम भिखारी हैं, तो फिर उन्होंने फिर जेन भी तो भिखारी वाले लड़ाना है ना। नहीं वो तो उसने अपनी तारीफ से खुद ही किया है, वो पहले दिन से भिखारी था। असल में मसला पता क्या है यार, गुर्बत, पैसा कम होना और लोगों को के वसाइल कम होना, महंगाई ज़्यादा, ये असल जो बुनियादी चीज़ें हैं ना ये है मेरे भाई।
आपको काफ़ी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पढ़े लिखे भिखारी होंगे, मतलब पढ़े लिखे होंगे, ग्रेजुएट होंगे, भीख मांग रहे होंगे। पढ़े लिखे से मुझे याद आ गया यार, क्या याद बात करवा दी। मैं एक अखबार या कहीं मतलब फेसबुक पर ना कोई एक ऐड देख रहा था, मतलब मेरा एक मैं शामिल हुआ एक ग्रुप में जहाँ मतलब पाकिस्तान की जो ओवरऑल पाकिस्तान में वैकेंसीज आती हैं, तो वहाँ एक भाई ने पोस्ट की हुई थी बकायदा सबूत के साथ कि खाक रूब यानी कि जो झाड़ू देने वाले होते हैं ना, ये इसका पहला स्केल होता है या चौथा स्केल होता है। तो वहाँ आई थी 3 या 4 वैकेंसियाँ, तो वहाँ अप्लाई करने वाले पता कौन थे? 15 से 20 PhD। अब आप कहेंगे पाकिस्तान में तो तालीम ही नहीं है। 500 MPhil और हज़ारों की तादाद में BS ऑनर पे, ये हाल है। तो अगर तालीम है मेरे भाई तो ये डिग्रियाँ हैं कि जाली लेकर फिरते हैं ये लोग। यार तालीम, उस तालीम का मैंने टू द पॉइंट बात कर दी, गुर्बत, वसाइल का अखराजात का ज़्यादा होना और पैसा ना होना मेरे भाई, और कोई निज़ाम ना होना मुल्क में, और तरक्की का ना होना, ये चीज़ें हैं जो लोगों को ज़्यादातर इस चीज़ पर मजबूर करेंगे मेरे भाई। कुछ लोग शौक़ से करते हैं, कुछ लोग मजबूरी से करते हैं, लेकिन कर रहे हैं, इस चीज़ में नहीं है। और ये पूरी दुनिया में हो रहा है कि पाकिस्तान वाले अकेले नहीं है कि वो करते हैं। इंडिया में आप जाएंगे, इंडिया को मैंने यहाँ तक कि इसराइल की वो व्लॉग बना रहा था, उसमें एक आदमी को देखा, उसने उस व्लॉगर से पैसे मांगे। ये कहीं पर भी नहीं है कि आप 100% किसी मुल्क में जाएंगे और वहाँ पर ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। चलो जी, खैर पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है, रिकॉर्ड है पाकिस्तान में, तो मिलता है वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।